दोस्तों, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग CDP से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले सीटेड एग्जाम में हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आए। ये जो बुक्स है, हम जो जिस बुक से प्रैक्टिस कराएंगे आप सबको, ये किरण पब्लिकेशन की बुक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने वीडियो पे आते हैं। अब आज का अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो आए तो उसे आप तक जानकारी जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास से शुरू होता है। तो विकास किस अवस्था से शुरू होता है? गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या बाल्यावस्था के बाद? तो विकास जो है हमारा वो गर्भावस्था से शुरू होता है, यानी कि जन्म से पहले से ही हमारा विकास होता है। माता के गर्भ से ही बालक का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए बालक की विकास की शुरुआत गर्भावस्था से माना जाता है। और शैशवावस्था कितने वर्ष तक की अवधि होती है? तो शैशवावस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष या 5 वर्ष तक की अवधि शैशवावस्था की मानी जाती है। बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है दोस्तों? तो बाल्यावस्था की अवधि होती है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है। बाल्यावस्था को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। इसे 2 भागों में विभाजित करते हैं बाल्यावस्था को। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। विकास की हमारी जो शुरुआत होती है उसकी गर्भावस्था से मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव विकास को इन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित करते हैं? ऑप्शन है संवेगात्मक, संज्ञात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। दूसरा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, या फिर शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। किन क्षेत्रों में मानव के विकास को विभाजित किया गया है? इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? तो यहाँ जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। मानव विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन्हीं 4 भागों में मानव के विकास को बांटा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नैतिक विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है। किसने कहा है? कि राइट ऑप्शन जो होगा वो कोहलबर्ग होगा। कोहलबर्ग ने ही नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है दोस्तों, और इन्होंने ही नैतिक विकास को समझने में महत्वपूर्ण अवधारणा किसे माना है? तो समावेशन को माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल विकास की किस अवस्था में बालक का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है? पूछ रहा है कि बाल विकास की कौन सी अवस्था है जिसमें बालक का आकर्षण जो होता है, अट्रैक्शन उसका विषम लिंगी यानी अपने लिंग के प्रति नहीं बल्कि अपने से विषम दूसरे लिंग वाले व्यक्ति के प्रति उसका आकर्षण अधिक हो जाता है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो हमारा जो यहाँ विषम लिंगी के प्रति आकर्षण जो होता है वो किशोरावस्था में होता है, और यदि समलिंगी के प्रति आकर्षण पूछ लिया तो वो किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में जो है हमारा समलिंगी यानी कि समान लिंग वाले बालकों में आकर्षण होता है, और किशोरावस्था जो है इसमें विषम लिंगी यानी लड़कों का लड़कियों के प्रति आकर्षण होता है, लड़कियों को लड़कों के प्रति आकर्षण इस अवस्था में देखा जाता है, पाया जाता है। इसलिए किशोरावस्था में विषमलिंगी आकर्षण की अवस्था माना जाता है और बाल्यावस्था को समान लिंगी अवस्था माना जाता है। ऑप्शन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत या फिर एकीकरण का सिद्धांत। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का जो सिद्धांत देख रखा है यही विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी निरंतरता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करता है? तो किस अवस्था चरण यानी कि अवस्था में बालक वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करेगा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार? ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदीगामक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण और मूर्त संक्रियात्मक चरण। तो वस्तु निष्पादन जो है वो बच्चा मूर्त संक्रियात्मक चरण में प्रदर्शित करेगा। ये जो अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है बालकों की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अनौपचारिक संक्रियात्मक चरण कितने वर्ष की होती है? ये 11 से 13 या 14 वर्ष की होती है। संवेदीगामक अवस्था कितनी होती है? जन्म से यानी कि 0 से लेकर 2 वर्ष इसकी अवस्था मानी जाती है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 6 से लेकर
सॉरी दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की मानी जाती है। शारीरिक संक्रियात्मक चरण जो है वो 11 से 13 वर्ष की होती है। 11 से 13 वर्ष की होती है। संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। पूर्व संक्रियात्मक चरण जो है वो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक मानी जाती है। और मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था जो है वो 7 से 11 वर्ष तक की मानी जाती है। तो आई होप दोस्तों यहाँ आप सभी को सारे अवस्थाएं समझ में आ गई होगी कितने से कितने वर्ष तक की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को प्रतिपादित किया गया। तो बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है कोहल वर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या फिर पियाजे के द्वारा। तो यहाँ राइट ऑप्शन हमारा पियाजे होगा। पियाजे ने ही बालक के बौद्धिक विकास को 4 विशिष्ट अवस्थाओं में बांटा है। पहली अवस्था होती है संवेदीगामक अवस्था, दूसरी अवस्था होगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चरण में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो किस चरण में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बनेंगे? ऑप्शन है किशोरावस्था, वयस्कावस्था, शैशवावस्था या फिर बाल्यावस्था। तो समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य जो दे रहा है वो बच्चे किशोरावस्था में बनते हैं। और बाल्यावस्था में जो होता है इसमें समवयस्क समूह के सदस्य बनते हैं। इस अवस्था में बच्चे सदस्य बनते हैं और सक्रिय सदस्य बच्चे जो होते हैं वो समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य किशोरावस्था में बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास को साकार करने वाले पर्यावरणीय कारक में निम्नलिखित में से किसके अलावा सभी शामिल है? तो विकास को साकार यानी कि प्रभावित करने वाले जो पर्यावरणीय कारक हैं उनमें से बाकी 3 के एक के अलावा कौन से सभी कारक सम्मिलित हैं? ऑप्शन है संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक स्वास्थ्य या पोषण की गुणवत्ता। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? जो राइट ऑप्शन है हमारा 3 ऑप्शन है, शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि शारीरिक बनावट जो होती, यहाँ ऑप्शन नंबर राइट 3 होगा दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि शारीरिक बनावट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विकास अनवरत प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। तो विकास अनवरत प्रक्रिया है यानी कि कभी रुकती नहीं है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन है अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या फिर अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो यहाँ जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, निरंतरता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के भाषाई विकास का महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? तो बच्चों के भाषाई विकास का महत्वपूर्ण चरण इनमें से कौन सा होगा? शिशु अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर वयस्क अवस्था में। तो यहाँ जो होगा किशोरावस्था में बच्चों के भाषाई विकास का महत्वपूर्ण चरण होता है। किशोरावस्था में बच्चे अपनी भाषाओं का विकास महत्वपूर्ण रूप से करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्बर्ट बंडूरा से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा डैश। तो ऑप्शन है दंड का भय सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है, अच्छी शिक्षा सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है, नियमन सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है या फिर अमूर्त तर्क सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी है। तो अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यहाँ जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार स्व नियमन जो होता है सकारात्मक नैतिक विकास की कुंजी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बालक के सिर से पैर की ओर विकास की दिशा कहलाती है। तो बालक का जब सिर से पैर की ओर विकास होता है तो वह किस दिशा में होता है? ऑप्शन है सिफोलोकॉडल, समीप से दूर, कोडोसिफेलिक या फिर दूर से समीप। तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन है सिफेलोकॉडल इसे कहा जाता है, यानी कि सिर से पैर की ओर जब बालक का विकास होता है तो वो सिफेलोकॉडल अवस्था मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा को कहा जाता है। तो प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा को क्या कहा जाता है? ICDS, ECCE, MDMS या फिर DIET। प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा को इनमें से क्या कहते हैं? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा को ECCE कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन है। तो किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था किसने कहा है? ऑप्शन है रम्सफील्ड का, E.A. कैलपेट्रिक का, सिम्पसन का या फिर स्टैनली हॉल का। तो ये जो परिभाषा है वो स्टैनली हॉल ने दी है, जिन्होंने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था माना है। इनकी ये परिभाषा बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, इसलिए आप सभी याद रखिएगा। और इनकी जो बुक का नाम है, इन्होंने एडोलेसेंस नामक बुक लिखी थी, एडोलेसेंस
नामक बुक इनकी लिखी गई थी। क्वेश्चन है बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? ऑप्शन है E.L. थर्नडाइक, J.B. वाटसन, B.F. स्किनर या फिर कोल एवं ब्रूस ने। तो यहाँ E.L. थर्नडाइक ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना है। अगला क्वेश्चन है तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था मानी जाती है। तो तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था किसे मानते हैं? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वयस्कावस्था। तो तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था जो है वो शैशवावस्था को मानी जाती है। शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष इसकी अवधि मानी जाती है। बाल्यावस्था की अवधि होती है 6 से लेकर 12 वर्ष। किशोरावस्था की अवधि होती है 12 या फिर 13 से 15-16 वर्ष तक की अवधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्यूबर्टी का तात्पर्य किस अवस्था से संबंध है? प्यूबर्टी जो है, प्यूबर्टी का तात्पर्य किस अवस्था से है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वयस्कावस्था। तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन है वो किशोरावस्था से प्यूबर्टी का संबंध है। अगला क्वेश्चन है विकास का संबंध होता है। तो विकास का संबंध किससे होता है? मात्रात्मक, गुणात्मक, भावात्मक या फिर इनमें से सभी से। तो विकास का संबंध जो है इनमें से सभी से होता है। हमारे विकास का जो संबंध होता है मात्रात्मक, गुणात्मक एवं भावात्मक, इन तीनों से इसका संबंध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मानवीय विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है। इनमें से कौन सा सिद्धांत मानवीय विकास का नहीं है? मानव विकास का जो सिद्धांत होता है दोस्तों कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है श्रृंखलाबद्ध, सामान्य से विशेष, प्रतिवर्ती या फिर निरंतरता। तो यहाँ जो प्रतिवर्ती है वो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी मानव विकास का सिद्धांत है श्रृंखलाबद्ध मानव विकास होती है, सामान्य से विशेष होती है और निरंतर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अवधारणाओं का व्यवस्थित प्रदर्शन निम्न में से किन सिद्धांतों के विकास से संबंधित है? ऑप्शन है विकास प्रगति की ओर ले जाता है, विकास अधीनता से स्वायत्तता की तरफ ले जाता है, बच्चे विभिन्न दरों से विकसित होते हैं या फिर विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 22 ब्लूम का वर्गीकरण श्रेणीबद्ध संगठन है। उपलब्धि, लक्ष्य, पाठ्यक्रम घोषणाएं, पठन कौशल या फिर संज्ञानात्मक उद्देश्य। तो यहाँ संज्ञानात्मक उद्देश्य से ब्लूम का वर्गीकरण जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है डे केयर क्या है? डे केयर क्या है? ऑप्शन है बच्चों की देखभाल की प्रक्रिया, बच्चों के लिए निवास केंद्र, बच्चों के अधिगम की प्रक्रिया, शिशुओं के लिए निवास केंद्र, 0 से 10 वर्ष यानी 0 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए निवास केंद्र। तो डे केयर इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ बच्चों के निवास केंद्र को डे केयर के रूप में माना जाता है। बच्चों के निवास केंद्र से डे केयर जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होता है यहाँ पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक डैश से विशेषताएं पहुँचती हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारी विशेषताएं जो होती है किस प्रकार से पहुँचती है? ऑप्शन देख लेते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार से हम पहुँचते हैं? आनुवंशिकता द्वारा, जीन के द्वारा, पर्यावरण द्वारा या फिर गुणसूत्रों के द्वारा। तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन है आनुवंशिकता होगा। आनुवंशिकता के द्वारा हमारा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षण जो होता है एक दूसरे में समाहित होता है, हमारी विकास का आनुवंशिकता सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं एंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन है लिंगों की पारस्परिक भूमिका से तात्पर्य है। तो लिंगों की पारस्परिक भूमिका से किसका तात्पर्य है? ऑप्शन है पुरुष कार्य करने के लिए बाहर जाता है और महिला घर संभालती है। दूसरा है पुरुष घर संभालता है और महिला कार्य करती है। तीसरा है पुरुष महिला दोनों कार्य पर जाते हैं या फिर चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है, पुरुष कार्य करने के लिए बाहर जाता है और महिला घर संभालती है। यह लिंगों की पारस्परिक भूमिका से जुड़ा है, यानी कि लिंग रूढ़िवादिता को यह प्रदर्शित कर रहा है। बाकी 2 ऑप्शन जो है ये सही है, लिंग रूढ़िवादिता को तोड़ रहे हैं, यानी कि पुरुष घर संभालता है और महिला कार्य करती है और फिर पुरुष महिला दोनों कार्य करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।